सभापति महोदय, मैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और भारत सरकार के पूरे मंत्रिमंडल को हृदय से धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। देश के करोड़ों पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनकी ओर से मैं इनके प्रति आभार प्रकट कर रहा हूं। ये मांगे बहुत पुरानी है, आज से नहीं है। अगर जिस समय हिंदुस्तान में अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग बने थे, उसी समय अगर ये पिछड़ा वर्ग आयोग भी बना दिया गया होता तो आज पिछड़े वर्गों के लोगों की कितनी आर्थिक स्थिति में विकास हुआ होता, वो कितने ऊपर गए होते और कहां तक वो चढ़े होते। आज उस समय अगर वो कहीं सरकारी नौकरी में आए होते तो आज वो प्रोन्नति पाते 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 सचिव के स्तर तक पहुंच गए होते, संयुक्त सचिव के स्तर तक पहुंच गए होते। लेकिन उस समय हमें ये बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया और उस समय केवल एक कमीशन बनाया गया और वो कमीशन जो गहलोत जी ने कहा कि वो कमीशन 11 सदस्यीय कमीशन काका कालेलकर कमीशन बना था 53 में, 55 में रिपोर्ट आया। उस रिपोर्ट के आधार पर अगर ओबीसी के लिए, पिछड़ी जातियों के लिए कुछ किया गया होता, कमीशन बना दिया गया होता, थोड़ा थोड़ा हुआ, लेकिन बुनियादी परिवर्तन अगर होता, कमीशन बना दिया गया होता, वो कमीशन उस समय से काम करना शुरू किया होता, तो मैं सोचता हूं कि राजीव जी आज हमारे समाज का कितना रूपांतरण हुआ होता, कितनी उन्नति हुई होती, कितना विकास हुआ होता। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं ओबीसी समाज के प्रति कोई अवरोध रहा है, किसी के मन में कोई कुंठा रही है कि इस समाज को बहुआयामी विकास से रोकना चाहिए और इनको रोकने का प्रयत्न किया गया। मैं इस बात के लिए बहुत दुख प्रकट करता हूं कि अगर उस समय ये बना होता तो आज हमारी स्थिति बहुत अच्छी होती, हमारे बच्चे बहुत आगे निकल गए होते और हमारे समाज का बहुत रूपांतरण हो गया होता। नहीं बना, क्यों नहीं बना, इसमें जाने के बनिस्बत अब सोचना ये है कि जब से हमें ये अधिकार मिला उसके बाद से हमें ये अधिकार पूरा कैसे मिले, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। मंडल कमीशन जो 1979 में मंडल कमीशन बना था, उस समय में जनता पार्टी का सदस्य था और इसी पक्ष में बैठता था और उस समय गृह मंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह जी थे। आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में हम लोग चौधरी चरण सिंह जी के पास गए थे, उनसे निवेदन किया था कि एक कमीशन बना दिया जाए या काका कालेलकर कमीशन को लागू किया जाए। आदरणीय चौधरी साहब ने कहा कि काका कालेलकर कमीशन को तो लागू करने में कठिनाई है, तुम लोग कहो तो मैं एक अलग से कमीशन बना देता हूं और उस कमीशन के चेयरमैन का नाम तुम लोग बता दो, उसकी अध्यक्षता में बनाएंगे। हम लोगों ने आपस में सोचा कि बिहार के नेता बड़े दमंग नेता थे, श्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल बिहार में मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, मंत्री भी रह चुके थे। हम लोगों ने उनका नाम दिया, उनकी अध्यक्षता में वो कमेटी बन गई और उस कमेटी में 5 सदस्यीय वो समिति थी। उस कमेटी ने काम किया। 1980 में आके उस समिति ने अपना रिपोर्ट 3 दिसंबर को भारत सरकार को दे दिया। अगर मंडल कमीशन की सिफारिश को तब मान लिया गया होता, सरकारी नौकरियों में आरक्षण दे दिया गया होता, जो पिछड़े समाज के लोग थे उनके जो पारंपरिक काम थे, इस हिंदुस्तान में जाति प्रथा वर्ग भी है, हमारे लिए शब्द आया है, गौर करने की बात है। वहां है शेड्यूल कास्ट, वहां है शेड्यूल ट्राइब्स, हम है बैकवर्ड क्लास। अगर इसको विश्लेषण करेंगे तो कास्ट में, ट्राइब में और क्लास में बहुत अंतर है। ये बैकवर्ड क्लास क्यों बना, इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। हम क्लास हैं, हम बैकवर्ड कास्ट नहीं है, इसलिए कि हम पेशा से हमारी जाति बनी है। गिट्टी वाला, मिट्टी वाला, लोहा वाला, लकड़ी वाला, चमड़ा वाला, जाल वाला, बांस वाला, अस्तूरा चलाने वाला, ये इसके पेशे के अनुसार से उनकी जातियां बना दी गई और उनको उस पेशे के अंदर ही कैद कर दिया गया। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे, जरा मैं इस सदन में जो बोल रहा हूं हिंदुस्तान के लोग सुन रहे होंगे, उन सबको मैं जानकारी देने के लिए भी बोलता हूं।
डॉक्टर लोहिया कहा करते थे, जाति प्रथा में लिखा है, जब जाति चलायमान रहती है तो वो वर्ग बनती है, और जब वर्ग गतिहीन हो जाता है तो जाति बन जाती है। हिंदुस्तान में जाति चलायमान रही थी तो वर्ग बनता था, लेकिन वर्ग को जब घेर दिया गया कि गिट्टी का काम करने वाला का बेटा कितना भी विद्वान होगा लेकिन वो गिट्टी वाला होगा, मिट्टी का काम करने वाला कुम्हार के घर में पैदा लेगा तो कुम्हार ही होगा चाहे कितना बड़ा विद्वान हो, अगर चमड़े का काम करने वाले के घर में कितने भी विद्वान हो तो उसी जाति के रहेंगे। इसलिए हमारे उस आर्थिक अधिकार के तहत हमें सीमित कर दिया गया और उसमें हमको कैद कर दिया गया। हम कटघरे में कैद रहे, छटपटाते रहे, लेकिन मंडल कमीशन ने यह भी सिफारिश की थी कि जो पारंपरिक पेशा करने वाले लोग हैं, पिछड़ी जाति के लोगों, उस पिछड़े वर्ग के लोगों को उस पारंपरिक पेशा के लिए भी विशेष व्यवस्था की जाए, लेकिन उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, किसी कारण से हो, जनता दल के आंतरिक विभाजन के, आंतरिक द्वेष के कारण हो, अंतर्विरोध के कारण ही सही हो, किसी कारण हो, लेकिन बीपी मंडल जी ने मंडल कमीशन को लागू किया। बीपी सिंह ने 27% आरक्षण दिया। हम लोग, मैं उस समय उसी दल में था, और उस समय मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जैसे आज मुझे प्रथम वक्ता के रूप में, और उस समय मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जैसे आज मुझे प्रथम वक्ता के रूप में चुना गया है, उस समय भी पार्टी के तरफ से जनता दल ने मुझे मंडल कमीशन पर बोलने के लिए, समर्थन करने के लिए अपना पहला वक्ता बनाया था। 1 घंटे सवा घंटे तक मैं सदन में बोला था। माननीय आडवाणी जी इस बेंच पर आगे बैठते थे, मैं वहां से बोल रहा था जहां अभी हमारे संतोष जी हैं, मुझे वो सब याद है, और मैं उस पर 1.5 घंटे तक बोला, पक्ष को रखा कि आरक्षण क्यों चाहिए, किस लिए आवश्यकता है। 4/9/1990 को मंडल कमीशन पर पूरी चर्चा हुई। जब मैं उस मंडल कमीशन पर बोल करके, आरक्षण पर बोल करके उसके बहुआयामी स्वरूप पर बोला कि क्यों चाहिए, और अगर इतना काम कर दो तो मुझे आरक्षण नहीं चाहिए, अगर इतना काम कर दिया जाए तो। और जब मैं बोल के बैठा तो माननीय आडवाणी जी अपने सीट से उठे, मेरे पीठ को थपथपाए, और माननीय आडवाणी जी ने मुझे कहा कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और फिर मंडल आडवाणी जी ने कहा कि ये धन्यवाद आपको व्यक्तिगत तौर पर दे रहा हूं, आपकी सरकार को धन्यवाद देने वाला नहीं हूं, यहां बोले। फिर मैं कहता हूं कि माननीय आडवाणी जी के प्रति मैं आभारी हूं कि उन्होंने मेरा देश मेरा जीवन जो किताब लिखी, उसके 2 वर्षों में 2 प्रधानमंत्रियों का आना जाना, पेज 360 में उन्होंने इस एक पैराग्राफ में मेरे उस भाषण की चर्चा की है, और उन्होंने इतना कहा कि इस विषय में उनका भाषण अब तक सर्वश्रेष्ठ भाषण रहा। वास्तव में बहस के तुरंत बाद मैं उनके पास गया, उनके द्वारा भाषण में वो जोशपूर्ण तरीके से तार्किक और निष्ठापूर्वक विचार रखने के लिए उन्हें बधाई दी। मैंने यह भी कहा कि मैं इस निष्ठा का प्रमाण पत्र उनकी सरकार को नहीं दे सकता। ये माननीय आडवाणी जी के शब्द हैं जो उन्होंने किताब में लिखे हैं। उस समय भी मैं अपने पक्ष को रखा था। आज भी मैं धन्यवाद देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से आज मैं पक्ष को रखा है। मुझे भारतीय जनता पार्टी में जाने का एक कारण आडवाणी जी का ये स्नेह और आडवाणी जी का ये प्यार भी बना था, जो बाद में मैंने सोचा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहिए। क्यों? इसलिए कि राष्ट्रीय पार्टी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद है। 1964 में लोहिया और दीनदयाल जी कानपुर में एक शिविर में विशेष रूप से गए थे और उनको लोहिया जी को आमंत्रित किया था। लोहिया जी और दीनदयाल जी ने संयुक्त बयान दिया था भारत पाक महासंघ बनाने पर, वो भी आज रिकॉर्ड में होगा। और इन सब के कारण मैंने सोचा कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और इस राष्ट्रीय पार्टी में मैं जाकर के अपनी बात को उस मंच से भी रखूंगा। मैं सभी राष्ट्रीय सम्मेलनों में जाता रहा और हर मंच पर माननीय आडवाणी जी, माननीय अटल जी बैठे रहे, लेकिन मुझे हर बार बुलाते थे और हर बार मैं उस मंच से ओबीसी की बात करता था, पिछड़े वर्ग की कल्याण की बात करता था, गांव गरीब किसान की बात करता था
और मुझे बुलवाया जाता था इसलिए कि हिंदुस्तान के लोग जाने कि भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी की भी दृष्टि क्या है, इसलिए मुझे दिया गया। मैं उस समय कहता था ओबीसी का मतलब क्या है, ओबीसी ओरिजिनेटर, बिल्डर एंड क्रिएटर, ये 3 शब्द में कहता था। ओबीसी का मतलब ओरिजिनेटर, बिल्डर एंड क्रिएटर। हम तो ओरिजिनेटर हैं, हम बिल्डर हैं, हम क्रिएटर हैं। कहो कैसे? हम ओरिजिनेट करते हैं, गांव में रहते हैं, किसानी करते हैं, कुम्हार का काम करते हैं, नए नए बर्तन के डिजाइन बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, रंगते हैं, मूर्तियां बनाते हैं। हम मिट्टी को लाते हैं, रंगते हैं, सजाते हैं, मूर्ति बनाते हैं और दुनिया उस मूर्ति को पूज करके वरदान मांगती है कि मुझे सरस्वती माता मुझे विद्या दो, लक्ष्मी माता मुझे धन दो, काली माई मुझे शक्ति दो। लेकिन उस काली माई और उस सरस्वती माता के बनाने वाले हम हैं, कलाकार हम हैं, लेकिन हमारे कला को सम्मान नहीं दिया गया, प्रतिष्ठा नहीं दी गई। मैं इसी क्रम में कहूंगा कि धन्यवाद जरूर नरेंद्र मोदी को इसलिए देना चाहिए। राजीव जी, सभी काम तुरंत नहीं होते हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे कारज होई, माली सींचे 100 गुना ऋतु आए फल होई। अभी तो 3 साल हुआ है, आप कहाँ प्रतीक्षा करिए। और मैं जब बोलता हूं तो आप समझ लीजिए, जो तार से निकली है वह धुन सबने सुनी है, जो साज पर बीती है वह किसको खबर है। हम तो भोगने वाले रहे ना, हम पर जो जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ, हम उसको भोगने वाले रहे हैं, सहने वाले रहे हैं। मैं इस हिंदुस्तान के पिछड़े वर्ग के लोगों के सहनशीलता को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि वो सब सहते रहे, पशु के जैसे जिंदगी जीते रहे, लेकिन फिर भी वो भारत माता के प्रति समर्पित बने रहे। वो देश के विद्रोही नहीं बने, वो देश में बगावत नहीं किए, आतंकवादी नहीं बने। उन्होंने इस आस्था विश्वास के साथ इस देश में अपने को रमाए रहा, खपाए रहा। एक न एक दिन आएगा, एक न एक दिन आएगा, कोई मेरी बात को सुनेगा, मुझे वह सम्मान दिलाएगा। मेरे बच्चे भी कभी थोड़े दिन के लिए ही समय स्वर्गलोक की यात्रा करके आएंगे। आज हुकुमदेव नारायण यादव हिंदुस्तान के उसी स्वर्गलोक में से खड़ा होकर के दुनिया को संदेश दे रहा है।